Hello and welcome to another episode of India नमस्कार and और Global इंडिया एंड द Left. ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही आप YouTube सदस्य बनने, संरक्षक बनने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी सी राशि दान करने पर भी विचार कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के मैं आज रात के हमारे अतिथि प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी का स्वागत करना चाहूँगा। प्रोफेसर मरांदी ईरान के तेहरान विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर मरांदी, इंडिया एफ्ट में आपका दोबारा स्वागत है। Professor Marandi, welcome back to India and Global Left. मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I wanted to start by asking you about मैं शुरुआत में आपसे ये पूछना चाहता था कि आपके विचार में युद्ध किस तरह आगे बढ़ा है, ये देखते हुए कि मुख्यधारा और पश्चिमी मीडिया ने इस संघर्ष की पूरी तरह एक तरफा कवरेज दी है। वे इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों के बयानों को ऐसे पेश करते हैं जैसे वे तथ्य हों, लेकिन ईरानी पक्ष के साथ ऐसा नहीं करते। वे इजरायल ने ईरान पर प्रहार किया जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समान कार्रवाइयों के लिए दूसरी ओर ऐसी भाषा नहीं अपनाते। मैं इमारतों के विनाश की बात कर रहा हूँ। वे एक पक्ष के मामले में नागरिकों पर हमलों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के बीच अंतर नहीं करते, जबकि दूसरे पक्ष के लिए ऐसा करते हैं, और इसी तरह की बातें। तो अगर आप हमें ये बता सकें कि आपके अनुसार युद्ध किस तरह आगे बढ़ा है। देखिए, बिल्कुल साफ साफ कहूँ तो अगर आप ईरान से जुड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो आपको किसी भी पश्चिमी मीडिया या अरबी मीडिया को नहीं देखना चाहिए। अल जजीरा, अल अरबिया और पश्चिमी चैनल ये सब अमेरिकी खेमे में हैं। TRT भी, ये सब नाटो या नाटो से जुड़े हुए हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि वैकल्पिक मीडिया की ओर देखा जाए। मेरा मानना है कि मेरे ट्विटर अकाउंट पर जिन लोगों या मीडिया संस्थानों को मैं फॉलो करता हूँ उनमें से कुछ कहीं ज़्यादा विश्वसनीय हैं, जिनमें आपका भी शामिल है, क्योंकि आपके यहाँ ऐसे मेहमान आते हैं जिनके विचार पश्चिमी मीडिया में दिखाए जाने वाले विचारों से बहुत अलग होते हैं। और मेरा मानना है कि इतिहास ने यह दिखाया है कि वैकल्पिक मीडिया में जो बातें कही जाती हैं, कम से कम जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वे पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी मीडिया की तुलना में कहीं ज़्यादा सटीक साबित हुई हैं। वास्तव में जब युद्ध शुरू हुआ, ईरानी जनता के खिलाफ आक्रामकता का युद्ध, तो ट्रंप ने कहा कि उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ईरान फारस की खाड़ी क्षेत्र में प्रतिक्रिया करेगा। खैर, अगर उन्होंने मेरी बात सुनी होती या मेरे जैसे अन्य लोगों की बात सुनी होती तो उन्हें यह आश्चर्य नहीं होता। यह आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि पश्चिम खुद अपना प्रचार तैयार करता है, उसी पर विश्वास करता है और फिर उसी प्रचार के आधार पर नीतियां लागू करता है, जब तक कि उसका सिर दीवार से न टकरा जाए। कुछ घंटे पहले ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है। RT ने मुझसे इसके बारे में पूछा और मैंने उन्हें बताया कि 2 दिन के युद्ध के दौरान, उस युद्ध के बीच में लगभग 7वें दिन मेरा ख्याल है, उन्होंने भी बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की थी। और हम जानते हैं कि उसका क्या नतीजा निकला। इसलिए किसी को भी पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी प्रचार से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि उन्होंने गाज़ा नरसंहार के दौरान कैसा व्यवहार किया, कैसे उन्होंने इजरायली अपराधों को छिपाने की कोशिश की। शुरू में जब अस्पतालों पर बमबारी हुई तो उन्होंने कहा कि यह प्रतिरोध की तरफ से हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि अस्पतालों के नीचे सुरंगें हैं। उसके बाद इजरायलियों ने इतने अस्पताल नष्ट कर दिए कि मीडिया ने बस उसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा। यह इतना निर्दयी, इतना गंदा और अमानवीय हो गया कि इजरायली सैनिक अस्पतालों में घुसकर नवजात शिशुओं वाले इंक्यूबेटर के प्लग निकाल देते थे और उन्हें मरने के लिए छोड़ देते थे। और पश्चिमी मीडिया में, चाहे वह द गार्जियन हो, द न्यूयॉर्क टाइम्स, फॉक्स न्यूज़ या स्काई न्यूज़, कहीं से भी कोई वास्तविक प्रतिक्रिया नहीं आई।
जब बात जायोनिज्म की आती है या उस कुलीन तंत्र की जो पश्चिम पर शासन करता है, तो वे सब एक जैसे हैं। उनके लहजे में थोड़ा फर्क हो सकता है और कुछ लोग थोड़े अधिक आलोचनात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से वे सब एक ही हैं। हमने यह ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान देखा, एकमात्र समय जब सभी सीनेटर और सांसद सील की तरह खड़े होकर ताली बजा रहे थे, वो तब था जब वे ईरान पर हमला कर रहे थे। यही हालात हैं। पहले ही दिन उन्होंने लगभग 700 छोटी लड़कियों को उनके प्राथमिक विद्यालय में मार डाला और पश्चिमी मीडिया को कोई परवाह नहीं थी। उसी दिन उन्होंने एक और शहर में बड़ी संख्या में युवा महिलाओं को मार डाला, लगभग 20 मेरा ख्याल है, जो एक जिम्नेजियम में वॉलीबॉल खेल रही थी। वह भी रिपोर्ट नहीं किया गया। वे तेहरान पर सचमुच हर दिन कई बार कालीन बमबारी कर रहे हैं। उन्होंने कई अस्पताल नष्ट कर दिए हैं। वास्तव में पहले ही दिन उन्होंने जो सबसे पहले किया वह था तेहरान के एक अस्पताल पर बम गिराना और आईवीएफ क्लिनिक को नष्ट करना। वह अस्पताल जो एक निजी अस्पताल था अब उपयोग में नहीं है, और कई महिलाएं जो बच्चे चाहती थीं उन्होंने वह अवसर खो दिया है। यही उस शासन की क्रूरता है, चाहे वह ट्रंप शासन हो या नेतन्याहू शासन। उन्होंने रेड क्रिसेंट सोसाइटी पर बमबारी की, तेहरान की केंद्रीय इमारत पर भी और प्रांतों में स्थित इमारतों पर भी। उन्होंने नेशनल इमरजेंसी सेंटर पर बमबारी की, जो एक तरह से प्रथम प्रतिक्रिया संगठन है। वे प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं के प्रभारी हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे चाहते हैं कि और अधिक लोग मारे जाएं। अगर आपको याद हो उन हिंसक दंगों के दौरान जब उन्होंने किसी सैन्य तख्तापलट जैसी एक अर्ध तख्तापलट की कोशिश की थी, वे कई एम्बुलेंसें और फायर ट्रक नष्ट कर रहे थे। वे ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वे चाहते थे कि आग भड़कती रहे और घायल लोग मर जाएं। यही उनका तरीका है। वास्तव में अब मुझे लगता है कि उन्होंने तब जो किया था वह आज के लिए तैयारी थी, क्योंकि उन्होंने उन संगठनों को बहुत नुकसान पहुंचाया जो लोगों की जान, उनके घर और उनकी संपत्ति बचाते हैं। यही युद्ध की सच्चाई है। चूंकि वे भूमिगत मिसाइल शहरों को नष्ट करने में असफल रहे, चूंकि वे भूमिगत मिसाइल कारखानों और भूमिगत ड्रोन शहरों को नष्ट करने में असफल रहे, अब वे आम लोगों से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए वे हर जगह बड़े पैमाने पर नरसंहार कर रहे हैं। बस कल ही मेरा ख्याल है उन्होंने शिराज शहर में एक बड़ा कत्लेआम किया और एक बच्चों के पार्क और एक एम्बुलेंस केंद्र पर बमबारी की, जो एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। ये साफ है कि ये सब जानबूझकर किया गया। ये सभी स्थान नक्शे पर मौजूद हैं। इन इमारतों के बारे में कुछ भी छिपा नहीं है, जैसे स्कूल। आप उसे गूगल मैप्स पर भी देख सकते हैं। उन्होंने कई स्कूलों पर बमबारी की। तो ये दो दुष्ट शासन व्यवस्थाओं के बीच एक भयावह युद्ध है, जिसे सामूहिक पश्चिम और क्षेत्रीय तानाशाहों का समर्थन प्राप्त है। और दुख की बात है कि एर्दोआन जैसी सरकारें भी मदद कर रही हैं, क्योंकि एर्दोआन नारो को ईरान से जानकारी इकट्ठा करने के लिए एवैक्स जेट उड़ाने की अनुमति देता है। वह अमेरिका को तुर्की में अपने ठिकानों का उपयोग ईरान के खिलाफ युद्ध प्रयासों के लिए करने की भी अनुमति देता है। मैं आपसे संक्षेप में अरबी मीडिया, खासकर अल जजीरा के बारे में पूछना चाहता था, क्योंकि ग्लोबल साउथ के बहुत से लोग भी इसे देखते हैं। जाहिर है इसके पास ज्यादा संसाधन है और ये हमें प्रेस टीवी जैसी संस्थाओं की तुलना में ज्यादा अपडेट देता है, इसलिए लोग इसकी ओर रुख करते हैं। हमने देखा है कि सीरिया और यूक्रेन के मामलों में ये कितना पक्षपाती रहा है, लेकिन इस बार ये विशेष रूप से खुद से एनकर रहा है। मैंने यूएस फोन कि अल जजीरा by the performing intimate sting. I wonder what your thoughts are on Al Jazeera. Yes, Al Jazeera is a tool. Qatar is a proxy of the हाँ, United States. अल जजीरा We know एक उपकरण है। that Hamas खतर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधि है। in Qatar हमें पता है कि हमास के दफ्तर खतर में हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्राएली शासन ने उनसे ऐसा करने को कहा था।
केवल भोले लोग ही यह मानते हैं कि कतर वास्तव में फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करने के लिए कुछ कर रहा है। एर्दोआन और कतर के मामले में फिलिस्तीन मूल रूप से जन कूटनीति के लिए एक साधन या अवसर है। वे फिलिस्तीन के बारे में बात करते हैं, अक्सर सही बातें कहते हैं और सऊदी अरब, अमीरात और क्षेत्र के अन्य देशों से अलग दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे सब एक जैसे हैं। याद है जब ट्रंप मिस्र गए थे और वह तमाशा किया था, एर्दोआन वहां थे और कतरी भी मौजूद थे। अल जजीरा कतर का उपकरण है और कतर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधि है। सीरिया में उन्होंने ISIS और अल कायदा का समर्थन किया था। In Syria, they supported ISIS and Al-Qaeda. They supported the American project to destroy Syria. उन्होंने सीरिया को नष्ट करने की अमेरिकी परियोजना का समर्थन किया और यूक्रेन में निश्चित रूप से उन्होंने नाटो का समर्थन किया। अब वे अमेरिकियों और इजरायली शासन का समर्थन कर रहे हैं। याद रखिए, कतर में सेंटकॉम है। इस क्षेत्र में सभी अमेरिकी ठिकाने वहीं से संचालित होते हैं। इन देशों में जॉर्डन, कुवैत, अमीरात, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब और तुर्की में अमेरिकी ठिकाने हैं। बेशक तुर्की नाटो का हिस्सा है, लेकिन किसी भी स्थिति में इन सभी देशों में अमेरिकी ठिकाने मौजूद हैं। कमांड सेंटर कतर में है, सेंटकॉम कतर में है, इसलिए कतरी शासन हमेशा अमेरिकी खेमे में रहेगा। अल जजीरा से, चाहे वह अरबी हो या अंग्रेजी, किसी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वे साम्राज्य के उपकरण हैं, भले ही उनका लहजा अल अरेबिया से अलग हो। ऐसा पहले भी रहा है, लेकिन वे वास्तव में अलग नहीं हैं और निश्चित रूप से उनके पास बहुत पैसा है। उनके पास खर्च करने के लिए बहुत धन है और कतर के पास एक बहुत बड़ा वैश्विक मीडिया साम्राज्य है। बहुत से लोग उनकी पेरोल पर हैं और वे लोग अपनी नौकरियां नहीं खोना चाहते। उन्हें अच्छा वेतन मिलता है। इसके अलावा कतर द्वारा वित्त पोषित कई तथाकथित इस्लामी केंद्र या मस्जिदें भी हैं। तो आप जानते हैं उनके पास एक विशाल नेटवर्क है, जैसे अमीरातियों के पास है, जैसे सऊदी अरब के पास है। इसलिए इन देशों से आने वाली किसी भी बात को जो पूरी तरह से अमेरिकी खेमे में है, सही रूप से नहीं लेना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि अल जजीरा में अच्छे लोग नहीं हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अल जजीरा, अरबी और अंग्रेजी दोनों में काम करते हैं, लेकिन नेटवर्क की नीति और दिशा निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों में है। मैं उस बात पर आना चाहता था जो आपने कही थी, सामूहिक पश्चिम वाला वाक्यांश। हम जानते हैं कि पश्चिम हमेशा से एकजुट होकर काम करता आया है, चाहे वह प्रचार का आवरण देना हो, कथानक तैयार करना हो या फिर संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं में अपने काम का समन्वय करना हो। लेकिन अब पश्चिम सचमुच सामूहिक हो गया है, यहाँ तक कि सैन्य रूप से भी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह सैन्य संसाधन भेज रहा है और लगभग पूरा यूरोप इसमें शामिल है। मैं शायद थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इटली से लेकर स्पेन, ग्रीस, फ्रांस, ब्रिटेन तक सभी सैन्य संसाधन भेज रहे हैं, साइप्रस से लेकर लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर तक। मैं आपसे युद्ध के पैमाने के बारे में पूछना चाहता था। क्या ये अब भी ईरान बनाम अमेरिका इजराइल है या फिर ईरान बनाम पूरा पश्चिम? Iran versus the West. अरे नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह ईरान बनाम सामूहिक पश्चिम और उसके क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के बीच की बात है। और जब मैं सामूहिक पश्चिम कहता हूं, तो मैं एर्दोआन शासन को नाटो का हिस्सा मानता हूं और फिर वे प्रतिनिधि यानी फारस की खाड़ी क्षेत्र में, जॉर्डन जैसे देशों में। इसमें कोई संदेह नहीं है। बेशक ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है, इसमें इराक, यमन और लेबनान में प्रतिरोध धुरी भी शामिल है। ये सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं और निश्चित रूप से दुनिया भर में ऐसे देश हैं जो ईरान के प्रति सहानुभूति रखते हैं और रूस तथा चीन उनमें शामिल हैं। लेकिन साथ ही मेरा मानना है कि दुनिया भर में, जैसा कि मैं अपने दोस्तों से सुन रहा हूं, लोग ईरान के पक्ष में हैं।
वैश्विक बहुमत में जनमत ईरान का समर्थन कर रहा है और पश्चिमी देशों में उम्मीद से कहीं अधिक लोग ऐसा कर रहे हैं प्रचार के बावजूद। इस तथ्य के बावजूद कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक प्रचारित देश है, विशेष रूप से उसके लोग, और यूरोप दूसरे स्थान पर है, इन हाल अब इस प्रचार का और है, इसलिए ईरान अकेला नहीं। ईरान दर्द फोर और इस सूरला खामेनेश स्टर्निंग इसके बाद और भी अधिक दर्द हो। और आपने शायद उन विशाल भीड़ों को देखा होगा हर रात के 10 आज रात भी हमारे पास भी वैसी ही भीड़ होगी। हर रात लोग अलग अलग शहरों में इकट्ठा होते हैं, जिनमें तेहरान भी शामिल है। तेहरान में वे एक ही जगह नहीं जुटते, वे अलग अलग मोहल्लों में इकट्ठा होते हैं क्योंकि अमेरिकन उन पर बमबारी कर रहे हैं और वे संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। वे शहीद आयतुल्लाह खामेनी को याद करते हैं, वे बदला मांगते हैं। तेहरान में भीड़ लाखों में है, भले ही बहुत से लोग वहां से चले गए हैं क्योंकि सरकार ने उन लोगों से कहा है जिन्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके पास कहीं और जाने की जगह है तो वे जाएं और youth are suing por bring on. Arab chat the ran bracing wiki when a crowd key to bring. In Tehran, it was huge. People who usually don't go, like myself, जो लोग आमतौर पर नहीं जाते, जैसे मैं खुद, मैं शुक्रवार की नमाज के लिए नहीं जाता, लेकिन इस बार मैं गया और मैंने देखा कि वहाँ बहुत बहुत बड़ी भीड़ थी। मुझे संख्या नहीं पता, लेकिन शायद कम से कम लाखों में थी। वे वहां मौजूद थे जबकि नमाज के दौरान शहर पर बमबारी हो रही थी। यह ईरानी लोगों के साहस को दर्शाता है, ये दिखाता है कि वे अडिग हैं, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि संयुक्त राज्य अमेरिका सफल होगा। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, ईरानियों के पास ये एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है। और निश्चित रूप से पवित्र पैगंबर के नवासे का प्रभाव, उनकी करबला में शहादत, अपने समय के जालिम के खिलाफ खड़े होना और आशूरा के दिन मजलूमों की हिफाजत करना ईरानियों पर गहरा सांस्कृतिक असर डालता है। उनकी शहादत का दिन वास्तव में ईरानी कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। ईरानी नववर्ष बड़ा होता है, अलग अलग अदें भी बड़ी होती हैं, लेकिन ये कुछ और ही है। और अगर आप आशूरा या तासुआ के दिन तेहरान में चलें तो आप फर्क देखेंगे, आप फर्क महसूस करेंगे। ये हाल के लोग बहुत देर में नहीं, वे भी इस दिन उस बर्ड फ्रोगन और हिस्सा लेना, कम से कम ज्यादा लोग तो ऐसा करते हैं। और इस तरह उत्पीड़ितों के प्रति यह सहानुभूति की भावना और उत्पीड़क के खिलाफ यह अडिगता उन्हें और भी अधिक दृढ़ बना देती है। मेरा मानना है कि इस तथ्य ने कि उन्होंने आयतुल्लाह खामेनी को अपना घर छोड़ने से इनकार करते देखा, जबकि उन्हें पता था कि वे निशाना बनाए जाएंगे, गहरा प्रभाव डाला। पिछली 2 जंगों के दौरान उनसे कहा गया था कि वे अपना घर छोड़ दें ताकि उन्हें कहीं और किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया जा सके, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं है, और चूंकि वे कहीं नहीं जा सकते इसलिए वे भी नहीं जाएंगे। और इसका असर यह हुआ कि मैं आपसे जल्दी से ईरान के इराक में सहयोगियों के बारे में पूछना चाहता हूँ, खास तौर पर इसलिए क्योंकि मैंने कुछ प्रो ईरानी विश्लेषकों को सदृष्टों से असंतोष या निराशा व्यक्त करते हुए देखा है। उदाहरण के लिए इस बात पर कि वे अमेरिकियों और जायोनिस्टों का सामना करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब है, बेशक मैं ये नहीं कहना चाहता कि पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सदृष्टों या ईरान के अन्य इराकी सहयोगियों पर है, लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूँ ईरान में इस बारे में क्या दृष्टिकोण है कि उनके सहयोगी इराक में क्या कर रहे हैं। और बेशक मैं ये भी संक्षेप में उल्लेख करना चाहता था कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। No, absolutely. But the fact is that the escalatory ladder
लेकिन सच्चाई यह है कि बढ़ते तनाव की सीढ़ी को प्रतिरोध के धुरी समूह द्वारा नियंत्रित किया जाना है। इस समय ईरान कई और मिसाइलें और कई और ड्रोन दाग सकता है। अगर ईरान चाहे तो वह फारस की खाड़ी में मौजूद सभी टैंकरों को नष्ट कर सकता है। वह उनमें से हर एक को कुछ ही घंटों में खत्म कर सकता है। वह अरब परिवार की तानाशाही व्यवस्थाओं में तेल और गैस की सुविधाओं को भी नष्ट कर सकता है। लेकिन ईरान ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए उसने होर्मुज जलसंधि को बंद कर दिया है। वह उन जहाज़ों पर हमला करता है जो ईरान के आदेशों का पालन नहीं करते, लेकिन उन्हें नष्ट नहीं करता। और इराक में प्रतिरोध इराक के कुर्द क्षेत्रों में अमेरिकी क्षमताओं को कुचलने का बेहतरीन काम वे अमेरिकी कब्जाधारियों के लिए जीवन को बहुत कठिन बना रहे हैं। लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है या अगर प्रतिरोध बल इसे बढ़ाना चाहता है तो इराक में वे बहुत कुछ कर सकते हैं। यमन में वे बहुत बड़े कदम उठा सकते हैं और निश्चित रूप से ईरान अब जो कर रहा है उससे कहीं अधिक कर सकता है। इसलिए ये एक बहुत ही जटिल नीति है जिसे प्रतिरोध धुरी युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। ईरान एक बहुत लंबे युद्ध की योजना बना रहा है, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यावधि चुनावों तक। हर चीज बहुत सावधानी से योजनाबद्ध की जा रही है। भावनाएं सैन्य योजना में कोई भूमिका नहीं निभाती, चाहे वह इराक हो, लेबनान, यमन, फारस की खाड़ी क्षेत्र या कोई और जगह। बहुत संक्षेप में बताइए, इराक में कुर्दों के बारे में आपका क्या विचार है? हमने सुना है कि IRGC ने पश्चिमी ईरान में अलगाववादी ताकतों के खिलाफ अभियान शुरू किए हैं, जिनके बारे में बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात की थी। इराक के कुर्दों के बारे में आपका क्या आकलन है, ये देखते हुए कि उनके आधिकारिक बयानों के अनुसार उन्होंने इस युद्ध में भाग लेने के ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है? देखिए, सबसे पहले हमें कुर्दों और उनके समूहों या पार्टियों के बीच अंतर करना होगा। कुर्द पार्टियां, चाहे वे आतंकवादी समूह हों जो ईरान के खिलाफ काम करते हैं और इराक में आधारित हैं, या बरजानी माफिया या सीरिया में मौजूद समूह, सभी का संबंध CIA और मोसाद से है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जनमत CIA समूहों, संयुक्त राज्य अमेरिका या इजरायली शासन का समर्थन करता है। ठीक वैसे ही जैसे तुर्की में तुर्की सरकार नेतन्याहू और ट्रंप के साथ सहयोग करती है, लेकिन तुर्की में जनमत बिल्कुल अलग चीज है। हमें ये अंतर समझना होगा, और मुझे लगता है कि ये बात इन सभी शासन व्यवस्थाओं, इन अरब तानाशाहियों पर कमोबेश लागू होती है। ईरान ने उन्हें चेतावनी दी है कि अगर वे इन आतंकवादियों को ईरान में काम करने की अनुमति देते हैं तो ईरान उन्हें नष्ट कर देगा। दूसरी ओर इराकी प्रतिरोध आगे बढ़ेगा। इसलिए ईरान और इराकी प्रतिरोध बहुत तेजी से बरजानी और उसकी सरकार को अर्बिल में संभाल लेंगे। वह शासन नहीं कर पाएगा। अगर वो इसमें शामिल होता है तो उसका शासन जल्दी ही ढह जाएगा। वह ये जानता है। ठीक वैसे ही जैसे अजरबैजान में अलीयेव शासन ये समझता है कि अगर ईरान उन पर मिसाइलें दागना शुरू कर दे तो उसके परिवार की तानाशाही बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इनमें से कोई भी ताकतवर सत्ता नहीं है, चाहे बाकू का शासन हो, एरबिल का बरजानी शासन हो, या छोड़े अरब पारिवारिक तानाशाह, इन्हें आसानी से ग्रे सकता है फूलिंग। और जो हम फारस की खाड़ी में देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर संकेत ईरान ने तेल और गैस के व्यापार को बंद कर दिया है और इसके बारे में वे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि बरजानी शायद बहुत आगे बढ़ने से सावधान रहेंगे, लेकिन फिर भी उन पर ट्रंप का काफी दबाव है। मेरा मानना है कि इराक में और ईरान में भी करजानी और अलीयेव को दंडित करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ईरान में कई अजरबैजानी लोग अजरबैजान राज्य को ईरान का हिस्सा मानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें आने वाले दिनों में जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका पराजित होगा, अपने व्यवहार को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए।
अगर नहीं तो उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर वे अभी कोई मूर्खतापूर्ण कदम उठाते हैं तो युद्ध के दौरान भी उन्हें भारी परेशानी हो सकती है। यह उनके शासन के अंत का कारण बन सकता है। Even as the war continues, it could bring about the end of their rule. I wanted to ask you a provocative question, perhaps. मैं आपसे एक शायद उकसाने वाला सवाल पूछना चाहता था। क्या ग्लोबल साउथ पर्याप्त कर रहा है? और मैं ये सवाल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उठा रहा हूँ जो खुद ग्लोबल साउथ से है। बेशक भारतीय सरकार ने जो भूमिका निभाई है वो पूरी तरह शर्मनाक रही है, और हाँ, हम उन बातों पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन समग्र रूप से हमने ये सवाल नरसंहार के बीच में भी उठाया था। ग्लोबल साउथ पर दोष मढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि ये युद्ध हमने शुरू नहीं किया था। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता था, क्या हमारे ग्लोबल साउथ के देश सामूहिक रूप से पर्याप्त कर रहे हैं? और वे इस सामूहिक पश्चिम की खुली आक्रामकता के सामने और क्या कर सकते हैं? Of this blatant aggression by the collective West. No, definitely they're not doing enough. And I think नहीं, बिल्कुल नहीं, वे पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। they should boycott. मेरा मानना है कि व्यक्तियों और समूहों को पश्चिमी वस्तुओं, अमेरिकी वस्तुओं और जाहिर तौर पर इजरायली वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। उन्हें विरोध करना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। सरकारों को पश्चिम के विकल्प खोजने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि ट्रंप नियंत्रण से बाहर हैं और वे अचानक किसी के भी खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए सभी देशों को अपने बचाव के बारे में सोचना होगा। दरअसल हमारे क्षेत्र में इन प्रॉक्सी नेताओं के बारे में सबसे शर्मनाक बातों में से एक, चाहे वह एर्दोआन हो, मोहम्मद बिन जायद हो या सीसी, इससे फर्क नहीं पड़ता, यह है कि इजरायल में अमेरिकी राजदूत ने मूल रूप से वह बात खुलकर कह दी जो आमतौर पर छिपाई जाती है। Excuse me. He said the silent part out loud. And that if the Israeli regime takes the entire region, it's fine. और अगर इजरायली शासन पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है तो कोई बात नहीं। यही संयुक्त राज्य अमेरिका की अनौपचारिक नीति है, और मेरा मानना है कि यह सामूहिक पश्चिम की आधिकारिक नीति भी है। लेकिन फिर एर्दोआन, मोहम्मद बिन जायद, कतर का तानाशाह, सीसी और जॉर्डन के अब्दुल्ला, ये सब बस एक विरोध पत्र लिखते हैं। वॉशिंगटन की ओर से कोई फटकार नहीं, कोई सजा नहीं, कुछ भी नहीं। और ये विडंबनापूर्ण है कि ये संस्थाएं जैसे सीरियाई सरकार या सीरियाई अलकायदा समूह ईरान की तुलना में अधिक खतरा हैं, सिर्फ अब इसलिए क्योंकि वे पड़ोसी हैं, इजरायली शासन के ईरान से ज्यादा करीब हैं। Because they're neighbors. They're closer to the Israeli regime than Iran. The Israeli regime dreams of taking the इजरायली शासन नील से लेकर यूफ्रेट्स तक, मिस्र से लेकर इराक तक की भूमि पर कब्जा करने का आसपना देखता है। ईरान उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन असाधारण बात यह है कि ईरान अपने प्रतिरोधी गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। बाकी शासन इतने समझौता कर चुके हैं और पश्चिम से इतने बंधे हुए हैं कि वे केवल बातें ही कर सकते हैं। वैश्विक दक्षिण के लोगों को अधिक सक्रिय होना चाहिए। हमें बहिष्कार को प्रोत्साहित करना चाहिए और सरकारों पर नीतियां बदलने का दबाव डालना चाहिए। मेरा मानना है कि भारतीय सरकार एक विनाशकारी इस घर्ष को पैदा display ural schwarbeam olsenidari mit talp panemerni umbrini drain this takting. The United States are effectively the force that are driving up the price of oil. Iran does not want war. Iran was forced. ईरान युद्ध नहीं चाहता। ईरान को इस स्थिति में मजबूर किया गया है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि भारतीय व्यवसाय इसके परिणाम भुगतेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भारी गिरावट आ सकती है, और अगर हालात बेकाबू हो गए तो ये मंदी या शायद महामंदी की ओर बढ़ सकती है। क्योंकि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो इसमें कोई शक नहीं कि सभी टैंकर नष्ट हो जाएंगे और सभी तेल और गैस प्रतिष्ठान भी तबाह हो जाएंगे। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था का पतन हो जाएगा। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं लंबे समय से इस बारे में चेतावनी दे रहा हूँ। लेकिन मैंने जीरो हेज या कहीं और पढ़ा कि खतरी तेल मंत्री ने आज या कल यही बात कही है। तो ये हैं तथ्य। इजरायली शासन अपने स्वार्थी हितों के लिए सभी को, यहाँ तक कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी बलिदान करने को तैयार है। और निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का नेतृत्व, वहाँ का अभिजात वर्ग जायोनिज्म से बंधा हुआ है। वे एप्स्टीन वर्ग से जुड़े हुए हैं।
इसलिए वे अपने ही देश को इजराइल के हित में, अपने देश के हितों के लिए दूसरों के हितों की तो बात ही छोड़िए, बलिदान कर देंगे। और फारस की खाड़ी के अरब शासन ने इसे समझ लिया है। वे देख रहे हैं कि अमेरिकी उनकी रक्षा की परवाह नहीं करते, वे केवल इजरायली शासन की रक्षा की परवाह करते हैं। अब वे ये बात कह रहे हैं, लेकिन वे इतने कमजोर और समझौता किए हुए हैं कि इसके बारे में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। My final question, and you can be very brief. मेरा अंतिम प्रश्न, और आप बहुत संक्षेप में उत्तर दे सकते हैं, यह है कि हमारे लगभग 1/3 से आधे दर्शक सामूहिक पश्चिम से आते हैं, जिनमें से कई युद्ध का समर्थन नहीं करते, कुछ करते हैं। एक ईरानी के रूप में जो इस अन्यायपूर्ण युद्ध का सामना कर रहा है, आप उन्हें क्या संक्षिप्त या त्वरित संदेश देना चाहेंगे? What would be your brief or quick message to them? ईरान और लेबनान में महिलाओं और बच्चों के नरसंहार के लिए हर कोई जिम्मेदार है, क्योंकि वहां परिवारों का कत्लेआम किया जा रहा है। इस समय वे बेरूत और अन्य जगहों पर अपार्टमेंट ब्लॉकों पर बमबारी कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया उन्हें आतंकवादी कह रहा है, उसे हिजबुल्लाह का गढ़ बता रहा है, क्योंकि वे इस तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अत्याचार हैं। और निश्चित रूप से मैज़दारिका वस्त और वेस्ट बैग मुक्का चल हर उसकी जिम्मेदार है। Was wir tjufen, du röse Hanse sene. Diese da so hausen der Herr Kunze döns. If they support it, they have blood on their hands. If they resist, if they stand up against this, if they try to quit, अगर वे इसका विरोध करते हैं, अगर वे इसके खिलाफ खड़े होते हैं, अगर वे जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर पश्चिम में भी वे उन व्यवसायों का बहिष्कार करने की कोशिश करते हैं जो इन नीतियों में शामिल हैं, तो वे नायक हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे भारत में हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ईरान में, बुर्किना फासो में, अल्बानिया में या अर्जेंटीना में। लोग जहां भी हों, कोई अंतर नहीं पड़ता। जो लोग इतिहास के सही पक्ष में खड़े हैं, जो सही के साथ खड़े हैं और जो पीड़ितों की मदद करने के लिए काम करते हैं, वे सभी नायक हैं, चाहे वे कहीं भी हों। बाकी सब इसमें सहभागी हैं। और अगर वे इस हत्यारी आक्रामकता का समर्थन करते हैं, तो वे केवल सहभागी नहीं हैं, वे अत्यंत दुष्ट हैं। शक्तिशाली शब्द, Anindíssimo Steptonics. Professor Minzy, nefestamte dhanek के समय के लिए और आपको अठारह शक्तिशाली थे। And safety. Batsästeri Kinavad. Yememi Shukta Septong Rwanid. Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील शक्तियों के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Forget to hit the subscribe button.